रूपरेखा 2023। ठीक है, एनसीएफ 2005 आपको बताया जा चुका है, एनसीएफ 2023 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एनसीएफ 2023 डेवलप क्यों किया गया है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है हमारे सामने, क्यों डेवलप किया गया है? हाँ, नैप जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो एनसीएफ 2023 के माध्यम से ही होगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका जो मूर्त रूप होगा उसको धरातल पर उतारा जाएगा। तो उसको धरातल पर उतारने का जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पीएम श्री स्कूल, तो वो आपका राइजिंग इंडिया यानी कि भारत के उभरने का संकेत है। कैसे? कि आईसीटी का जो प्रयोग होगा, जिसको नैप 2023 आपका 2020 में कहा गया आईसीटी यूज, वो पीएम श्री उसकी प्रयोगशाला बनेगी। जो पीएम श्री स्कूल हैं जो आईसीटी बेस होंगे, सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस होंगे, वो नैप की आईसीटी प्रयोगशाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप का मतलब समझ लीजिए, उसकी आपका आईसीटी प्रयोगशाला है। उसी तरह से नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसका जो ड्राफ्ट आया है, प्री ड्राफ्ट आया अभी, तो ये आपका बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बातें कही गई हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, इस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी है, तो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा? फिर उसका पाठ्यक्रम क्या होगा? तो वो इसके बारे में बताया गया है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे, क्या शिक्षण तकनीक होगी, क्या क्या विषय होंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो विषय हैं, खासकर कि जो आर्ट का बच्चा है वो क्या करता है? आर्ट ली मैक्सिमम मैथ ले सकता है बट बायोलॉजी नहीं ले सकता। हार्ड सेपरेशन है ना? बिल्कुल हार्ड सेपरेशन है। तो हार्ड सेपरेशन मतलब कठिन अलगाव। हार्ड मीन्स कठोर, सेपरेशन मीन्स अलग करना। तो हार्ड सेपरेशन होने के कारण क्या होता है? बच्चा जो है आपका क्या करता है? जीवन में कामयाब नहीं हो पाता। या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मेरी मैथ में रुचि नहीं है और मुझे मैथ ही मिल सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना ही पड़ेगा, बट मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है, अब आप साइंस के साथ क्या कर सकते हो? आर्ट के विषय भी ले सकते हो। पहले हम सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को एक ही मान लेते थे, अब ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को भी अलग कर दिया गया है। जैसे लैंग्वेज है, लिटरेचर है, दर्शन है, ये ह्यूमैनिटीज में डाल दिए गए हैं और सोशल साइंस को एकदम अलग से एक ब्रांच के तौर पर डेवलप कर दिया गया है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये क्या विषय डाल दिए गए हैं? सोशल साइंसेज में। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सोशल साइंस का बहुत ब्राइट दौर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। कारण क्या है? सोशियोलॉजी देख लीजिए, अधिकतम अध्ययन आपका समाज विज्ञान पर ही होगा, समाज के विज्ञान पर। समाज शास्त्रियों का फ्यूचर बहुत डेवलप है, ब्राइट है, सॉरी डेवलप कह रहा हूं। सेम ऐसे ही साइकोलॉजी, हर फील्ड में साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता है, साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, स्कूलों में आवश्यकता है, घर घर में आवश्यकता है। तो समाज की मनोस्थिति को समझने के लिए साइकोलॉजी की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की आवश्यकता है। व्यक्ति बहुत भौतिकता में चला गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता है। कौन सी ऐसी ब्रांच है सोसाइटी की जहां साइकेट्रिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट या एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता ना हो, काउंसलर की आवश्यकता ना हो? है कि नहीं है? सही है ना? तो ये सोशल साइंस का एरिया हुआ। फिर साइंस का हो गया, तो हार्ड सेपरेशन नहीं है इसमें। बायो के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हो। सुनने में अजीब लग रहा है, बट दिक्कत यह है कि अजीब भले ही लगे,
आपके पास इतना ज्ञान जरूर होगा कि आप जीवन में कामयाब हो जाएं। पहले केवल क्लैरिकल एक बात आती थी कि क्लर्क पैदा होते हैं। मैं कल यही तो कह के गया था, नहीं कहा कि हम क्लर्क पैदा करेंगे। रंग से भारतीय होंगे पर विचारों से कैसे होंगे? अंग्रेज होंगे। तो इसका मतलब क्या था? जो प्राचीन ज्ञान था उसको भुला दिया गया, प्राचीन गौरव था उसको साइडलाइन कर दिया गया। तो नेशनल करिकुलम में यह बात भी स्पष्ट तौर पर कही गई है कि जो प्राचीन गौरव है उसको याद करेंगे। हमें मैकाले पढ़ाया जाता था, अरस्तु पढ़ाया जाता था, होब्स, लोक, रूसो, ये इतने बड़े दार्शनिक बता दिए जाते थे। ऐसा नहीं कि मैं इनको छोटा कह रहा हूं, बड़े दार्शनिक थे। परंतु जो बातें चाणक्य ने कही, महान तो वो भी थे, परंतु किताबों में उनकी महानता को कमतर आंका गया। जो बातें उन्होंने कही, बाद में वही बातें चुरा करके मैकियावेली ने कह दी। बाद में वही बातें इसी प्रकार की मैकियावेली कह रहे हैं। मैकियावेली को तो हम महान मान लेते हैं क्योंकि पाश्चात्य दार्शनिक थे, और हमारे जो इतने महान दार्शनिक हुए हैं उनको हमने कमतर आंक दिया। कालिदास कितने बड़े साहित्यकार हुए हैं, साहित्य कितना बड़ा था उनका, कितना रिच था। तुलसीदास, बट शेक्सपियर को हमने क्या कहा? उनकी तुलना, शेक्सपियर की तुलना किससे की? कालिदास की तुलना उनके साथ कर दी। वो भी महान थे, ऐसा नहीं हम उनकी महानता पर प्रश्न उठा रहे हैं, बट ये भी तो महान थे। क्या कभी अंग्रेजों ने कहा कि शेक्सपियर जो है आपका क्या है? कालिदास है? नहीं, कालिदास को शेक्सपियर कह दिया गया। तो हमारे जो हीरोज हैं, मैंने कल भी बताया था कि ये हीरोज नहीं जो आजकल ड्रीम 11 बनवा रहे हैं, रोहित शर्मा जैसे हीरोज नहीं जो हमारे बच्चों को सट्टे की आदत लगवा रहे हैं, अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे लोग नहीं जो कमला पसंद खिला रहे हैं, कैंसर ला रहे हैं। चाणक्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष, ये जो महान आपका राजा हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, है ना, कालिदास, तो ये जो महान लोग हुए हैं, भास, कितने ही आपका नाम गिना दिए जाएं आप लोगों को, पतंजलि, तो गौतम, कणाद, कितने नाम हैं आपको। तो ये लोग जो हुए हैं, इन्होंने आपका हर एक फील्ड में योगदान दिया है, और उन्हीं की नकल कर करके यूरोप जो है आपका आज आगे बढ़ता चला जा रहा है। वेदों को समझ करके, वेदों के आयुर्वेद को समझ करके वैश्विक स्तर पर कई देशों ने अपनी पहचान स्थापित की, और हमारा आयुर्वेद यहीं समाप्त हो गया। अथर्ववेद को पढ़िए, बहुत सारी आयुर्वेद की जानकारी है। चरक संहिता को पढ़िए, बहुत सारी आपको शल्य चिकित्सा की जानकारी मिल जाएगी। सुश्रुत को पढ़िए, वो आपका शल्य चिकित्सा करते थे, बट उनके जो विज्ञान है, उनकी जो खोज है, उनको दबा दिया गया। और किसकी खोज सामने आई? पाश्चात्य। तो हमारे मन में उनके प्रति अंधभक्ति भर गई, अंधश्रद्धा भर गई कि वही महान है, और अंग्रेजों के शासन को हमने आसानी से स्वीकार कर लिया। परंतु आज जब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो मौका है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए, और बच्चा समझेगा भी तभी जब हम अपने देश के हीरोज को सामने रखेंगे। अपने देश की जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनको सामने रखेंगे, वेदों को सामने रखेंगे, महात्मा बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उनको सामने रखेंगे, तभी समझेंगे भी, तभी अपने देश के बारे में जानेंगे भी।
और तभी अपने देश के प्रति गौरव की भावना भी आएगी, है ना। जो पाश्चात्य भावना थी उनको भी हम माने, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमें नीचा ना दिखाएं। हमारे मन में रहेगा कि हाँ हमारा देश भी महान था और हम आज भी महान बन सकते हैं। यही भावना जर्मनी में रही है। तो आप महान बनिए। उसके लिए शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए और उस शिक्षा नीति को कैसे कार्यान्वित किया जाए, ये हमें एनसीए बता रहा है। क्लियर है मेरी बात। अब कस्तूरी रंगन है, ये है आपका कस्तूरी रंगन महोदय। इस कमेटी की सिफारिशों पर ये एनसीएफ आया है। इन्हीं की सिफारिशों पर नैप आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो कस्तूरी रंगन महोदय ने कहा है कि 9वीं और 10वीं क्लास में 8 पेपर होंगे। ठीक है, 8 पेपर का मतलब होता है कि भाई जो व्यवहारिक ज्ञान होगा उसका समावेशन ज्यादा होगा, उसका समावेशन ज्यादा होगा। और एक एनुअल सिस्टम होगा क्लास 10 में। क्लास 10 में एनुअल सिस्टम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए समझिएगा, मतलब क्योंकि प्री ड्राफ्ट है, अब इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, बट लगभग फाइनली मानिए, पर फिर भी हम होना चाहिए ऐसा बोलेंगे, होना चाहिए। एनुअल सिस्टम से क्या रहेगा कि आरंभिक समय में मानसिक जो दबाव होता है बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि फटाफट एग्जाम आता दिखेगा। सेपरेशन जो है मैंने कहा था कि हार्ड नहीं होगा, हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। हार्ड सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आर्ट वाला साइंस में नहीं आ सकता है ना, बट अब ऐसा नहीं है। अच्छे मानव विकास के लिए, अब ये जरूरी नहीं कि मुझे फिजिक्स आती हो, बट ये भी जरूरी नहीं कि मुझे फिजिक्स नहीं आती तो केमिस्ट्री नहीं आती। शायद मुझे केमिस्ट्री तो आती है, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे का जहां इंटरेस्ट है वो वहीं जाए, मतलब ये नैप और एनसीएफ यही कह रहे हैं। तो बेरोजगारी नहीं होगी और स्किलफुल सोसाइटी डेवलप होगी। समझ में आ रहा है। अभी तक क्या था, बीए पढ़ लो नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पीएन लगेंगे। ये तो लग सकते हैं बीए वाला बच्चा बेचारा, रोडे फोड़ सकता है, रोड पर गार्ड लग सकता है, या कोई अपना काम शुरू कर सकता है। अपने काम में भी टेक्निकलिटी, जो टेक्निकल काम होंगे वो नहीं शुरू कर सकता। क्या शुरू कर सकता है, कोई फाइनेंस की दुकान खोल के बैठ गया, अच्छा घी दूध खाएगा, पैसे नहीं देगा तो गला पकड़ के ले आएगा, गिला मेरे पैसे, पहलवान मतलब। तो कोई एक्सपर्टीज तो नहीं आई, बट अब ऐसा नहीं होगा अगर ये मूर्त रूप में सही ढंग से आपका जो हमारे अध्यापक गण हैं उनके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो। क्योंकि सरकार ने तो बना दिया, बजट भी दे देगी, बट वास्तविक रूप में कौन लागू करेगा, अध्यापक गण, अध्यापक महोदय। आप जैसे जो बच्चे हैं जो आने वाले समय में अध्यापक बनेंगे, अध्यापिकाएं बनेंगी, अध्यापक अध्यापिकाएं दोनों। आप बुरा मत मानना कि हमारा नाम नहीं लिया। तो 16 चॉइस बेस्ड कोर्सेज ड्यूरिंग क्लासेस, कौन सी क्लास में, क्लास 11 12 में। और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर, 12 के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे साल में 2 बार होंगे। दूसरा क्या है कि चॉइस बेस्ड 16 आपका जो है क्या रहेंगे, कोर्स रहेंगे, वो अपनी चॉइस के अनुसार होंगे। आर्ट, साइंस है ना, ह्यूमैनिटीज जिसको हम कहेंगे, सोशल साइंस कहेंगे, कॉमर्स कहेंगे, आप मिक्स कर लो उसको 8-8 करके, तो 16 होंगे। ऑन डिमांड एग्जाम हो जाएगा, जैसे एनआईयूएस में होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग में ऑन डिमांड एग्जाम होता है कि नहीं होता। बच्चे को लगता है कि इसमें मेरी तैयारी है, एक टाइम के बाद एक ड्यूरेशन तो निश्चित होती है कि कितने दिन बाद आप ऑन डिमांड कर सकते हो। अगर मान लो आपका एग्जाम आ गया और एग्जाम आ गया बीमार हो,
एग्जाम की तो तैयारी रहेगी ही आपकी, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, या आप फेल हो गए, है ना। ऑन डिमांड तो नहीं हुआ ना। ऑन डिमांड का ये है कि आप अपने आप को सही जज कर सकते हो कि मुझे किस समय एग्जाम देना है, मैं किस समय रेडी हूं, किस समय मैं अपने पीक पर हूं। तो ऑन डिमांड एग्जाम है। क्लियर हुआ। दूसरा है, कमेटी हैज आइडेंटिफाइड 8 करिकुलर एरियाज। 8 करिकुलर एरियाज को इसने पहचान की है। जैसे मैं आपको बता रहा था, ह्यूमैनिटीज एक एरिया हुआ। पहले ह्यूमैनिटीज में मैंने कहा एसएसटी सोशल साइंस वगैरह जो होता था उसको भी डाल दिया जाता था, बट अब देखिएगा अलग है। मैथ, स्पोर्ट्स, कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, सोशल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ करके पढ़ाना। जैसे मैथमेटिक्स है, उसको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के पढ़ाना, उसको सोशल साइंस के साथ जोड़ करके पढ़ाना, उसको अलग अलग स्टेजेस में पढ़ाना, है ना, अलग अलग स्टेजेस में पढ़ाना कि पहले क्या सिखाएं ताकि अगला भाग आ जाए, फिर क्या सिखाएं अगला भाग सीख जाए, उसको सीखने में आसानी हो। आपकी चॉइस के अनुसार इनमें से कोई ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको यही बंधे हुए एरियाज हैं, आपको अपनी चॉइस पे। वोकेशनल लेते हो, ऐसे तो वोकेशनल एजुकेशन अब भी चलती है, बट वो आईटीआई के साथ जोड़ रखा है लगभग उसको, कि केवल वोकेशनल में ही जा सकते हो। बट अब वोकेशनल के साथ आप क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हो, आप उसके साथ सोशल साइंस भी ले सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो तर्क की क्षमता है, वो डेवलप हो जाएगी। मतलब आपका जो लॉजिक है वो ज्यादा डेवलप होगा। मतलब समझ में आई मेरी बात। तो एक ये हुआ है। दूसरा आप देखेंगे, एनसीएफ में जो है आपका फॉर एनसीएफ हैज बीन इनिशिएटेड, फॉर एनसीएफ, जैसे सेम वहां था 2005 वाले में भी, बचपन की देखभाल के लिए, है ना, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रौढ़ों के लिए था ना, ऐसा 2005 में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर भी फाउंडेशनल स्टेज, कि जब बच्चे की फाउंडेशन बनाई जाती है ना, लगभग आपका जो पहली दूसरी क्लास होती है वो सबसे फाउंडेशनल स्टेज मानी जाती है, कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है, बच्चा कैसे सीखेगा, किस एनवायरनमेंट में सीखेगा, ये आपकी एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी क्लास आपको डिसाइड कर देती है। करती कि नहीं करती है। अगर इस समय शिक्षा बिना डर के दे दी जाए और उसको जो बेसिक समझ है उसको विकसित कराने लग जाएं, मोंटेसरी प्रणाली कहती है ना कि जो सेंसेस होती हैं आदमी की, उन सेंसेस के आधार पर सिखाया जाए, कलम कैसे पकड़नी है, लिखना कैसे है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, यही सेंस होती है ना। तो अगर आप अपनी सेंसेस के आधार पर सीखते हैं तो सीखा हुआ स्थायी होता है। हम अपनी पूरी पढ़ाई कर जाते हैं और हमें कलम पकड़नी नहीं आती, बिल्कुल नजदीक से पकड़ते हैं हम। कारण क्या होता है, जितना नजदीक से पकड़ोगे उतना ही प्रेशर आएगा, और जितना प्रेशर आएगा उतनी लिखाई स्लो हो जाएगी, और जितना तेजी से ऐसे लिखोगे आप, तेजी से दबा दबा करके प्रेशर से, तो आपको अक्सर पीछे उभरा हुआ मिलेगा। तो अगले पिछले अक्षर मिक्स से हो जाएंगे दोनों पेज के, इस पेज के अक्षर इधर उभर जाएंगे, जब आप इधर लिखोगे तो ये इधर उभर जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो बच्चे को अगर उसके सेंस के आधार पर सिखाया जाए, तो बेसिक बेसिक चीज बताई जाए, एजुकेशन पूरी होगी पेन पकड़ना नहीं आया, ये तो बिल्कुल आरंभिक स्टेज थी ना, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन,
कि स्कूल में क्या सिखाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर, केयर भी हो और एजुकेशन भी हो। केयर कैसे हो सकती है, बच्चा खेल खेल में सीखे। केयर कैसी हो सकती है, बच्चे को वहां कुछ खाने को मिले। और इसके लिए जो है आपका क्या किया गया है, इसके लिए ICDS स्कीम चलाई गई है, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम। कौन सी स्कीम चलाई गई है, ICDS। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि ICDS क्या है भाई ICDS? सबको पता है, जब मैं बताऊंगा तो कहोगे हाँ हमें तो पता है, शायद आप गए भी होगे उस स्कीम में। क्या है बेटा? नहीं, कहाँ वो पूरी होती हैं वो रिक्वायरमेंट की चीजें? आंगनवाड़ी। ICDS को आप आंगनवाड़ी से जोड़ के देखिए, सही बताया आप लोगों ने। किससे जोड़ के देखिए? आंगनवाड़ी से। तो ये जो ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो है आपका सबसे पहली स्टेज कहाँ मिल रही है आपको? आंगनवाड़ी में। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो आंगनवाड़ी मैडम होती हैं, अधिकतर ये होती हैं, जैसे मेरी नानी जी आंगनवाड़ी में ही थी, तो कभी हम उनके साथ इसलिए जाते थे कि कुछ खाने को मिलेगा। रिश्तेदारियों में पहुंचता था खाने का सामान, जबकि पहुंचना किसको चाहिए? बच्चों को। आंगनवाड़ी में जाना नहीं टाइम पर, मैं मेरी नानी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बता रहा हूं अब आपको। आंगनवाड़ी में टाइम पर नहीं जाना, ये सोच लिया गया कि बच्चे तो सिर्फ यहां खाने आते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दिया, बैठा दिया, 2 घंटे रोक लिए और भगा दिया। आंगनवाड़ी कैसे कमरों में चलती हैं? जहां साफ सफाई बिल्कुल ना हो, जहां लाइट की उचित व्यवस्था ना हो, जहां बाथरूम की उचित व्यवस्था ना हो, जहां जो केयर टेकर होती है उसके साथ एक सहायिका होती है, वो क्या करेगी? बस बैठ करके आ जाएगी, कच्चा राशन दे देंगे। तो पोषण का ध्यान नहीं रखा, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। और सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी कहिए बुरी कहिए, कि अधिकतम अप्रोच बेस लगती थी कि उसकी बहू न लगा दो, उसकी छोरी न लगा दो। अप्रोच चलती थी ना, मतलब हम अपने बचपन के साथ कितना बड़ा समझौता कर लेते थे। अप्रोच वहां से स्टार्ट हो जाती थी जहां से फाउंडेशन बननी है बच्चे की। पर नहीं, तो अब अगर इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, काम हो सकता है। एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर लग जाते हैं और जो उनका रिफ्रेशमेंट कोर्स चलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि नई नई टेक्निक आ रही है सोसाइटी में, उसको कैसे आप यूज करोगे, आईसीटी का यूज कैसे करोगे। चैट जीपीटी आया है, उसका पता ही नहीं क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उसका पता ही नहीं क्या होता है। अब अध्यापक को भी वैसा ही होना पड़ेगा जैसा बच्चा अलग अलग विषय लेकर के आएगा, क्योंकि अब बच्चे का जो नॉलेज है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि बहुत डाइवर्स हो जाएगा। अब ह्यूमैनिटीज के बच्चे से आप कंप्यूटर भी पूछ सकते हो, वो आपसे बायो भी पूछ लेगा। तो टीचर को भी उतना ही मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा चैलेंज आप लोगों के सामने आने वाला है। अब आप लोगों को उम्र भर पढ़ना होगा, अपडेट होना होगा नई नई चीजों से। समझ में आया? तभी तो बच्चा कामयाब हो पाएगा। बट आजकल ये होता है कि टीचर ट्रेनिंग होते हैं तो वहां केवल क्या करने जाते हैं, चलो टाइम पास करके आते हैं, कुछ आउटिंग हो जाएगी, पार्टियां हो जाएंगी। कौन उनको पढ़ाने आता है? उन्हीं के बीच से कोई टीचर। वो क्या कहेगा, भाई मेरा काम तो बस आप लोगों के सामने खड़ा होकर के टाइम पास करना है। तो अगर आप टाइम पास करेंगे तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ट्रेनिंग का उद्देश्य खत्म हो जाएगा।
एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है ना। भारत जो है अगर वैश्विक महाशक्ति बनना चाहता है ज्ञान के तौर पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि 74% के आसपास कुछ साक्षरता है हमारी। 26% तो लोग वो हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। साक्षरता की बातचीत कर रहा हूं मैं, शिक्षित नहीं, साक्षर, यानी कि केवल अक्षर पढ़ सकते हैं कि ये बस कहां जा रही है, तो उस पर लिखा होगा बिहार, छपरा, छपरा जा रही है पटना से, या हिसार से कहां जा रही है, चंडीगढ़ जा रही है, हिसार से चंडीगढ़ ऐसा लिखा होगा। तो इतनी पहचान है उसको अक्षर की, बट वो शिक्षित नहीं है। उससे आप एआई पूछ लीजिए वो गायब हो जाएगा। उससे आप कंप्यूटर की नॉलेज लेना शुरू कीजिए, उसको नहीं पता बेचारे को, क्योंकि वो तो साक्षर है, शिक्षित नहीं है। और वैश्विक महाशक्ति तब बनेंगे ज्ञान की जब हम शिक्षित हो जाएंगे, जैसा चाइना ने किया। और शिक्षित होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, स्किलफुल बनाएंगे हमारी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो ये उसका पर्पज है, ठीक है। एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन प्री ड्राफ्ट 3 to 18 ईयर्स के लिए ध्यान रखा गया है, क्योंकि 12 क्लास हो ही जाती है 18 साल तक, तो उस एज ग्रुप को रखा गया है। रूटनेस इन इंडिया की जो रूट हैं भारत के, उनको ध्यान रखा गया। जो जड़ें हैं, जड़ें हैं आपका, उसको ध्यान रखा गया है। जड़ें कहाँ होती हैं हमारी, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी कल्चर है, हमारी जड़ें वहाँ होती हैं, है ना। तो यानी कि हमारी संस्कृति को ध्यान रखा गया है, हमारे प्राचीन ज्ञान को ध्यान रखा गया है, हमारी धरोहर को ध्यान रखी गई है। इसी के आधार पर 6 जो योगाज कह लीजिए, परमानाज कह लीजिए, उनको बेस बनाया गया है। फोकस ऑन 6 परमानाज, 6 प्रमाण हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष। एक ज्ञान आपका कैसा होता है कि जो साइंस बेस होता है। प्रत्यक्ष को समझिए कि जो आपकी सेंस होती हैं। मारियो मोंटेसरी यही तो कहते हैं कि शिक्षा में पहले बच्चों की सेंस को, सेंस जो ऑर्गन होते हैं उनको विकसित किया जाए। ये पकड़ने का भाव हमारी सेंस से तो आता है, देखना, समझना, सुनना, उच्चारण करना, सूंघना, ये क्या है हमारे सेंस है। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे मैं ही हूं, हम लोग गांव में पढ़े, तो इस टाइप को अगर हम ये कहें कि जो शब्द हैं जो भी है मतलब आपका, तो वहां उच्चारण वगैरह पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, साइंस को डेवलप नहीं किया गया। बस एक पर्पज था, पढ़ा दो, बट वैज्ञानिक विधि से नहीं आ रहा है तो कान पकड़ा करके 4-5 डंडे मार दो। तो उससे आपकी सोचने समझने की भाव विकसित नहीं होता। आपकी साइंस कौन सी विकसित होती है, डर वाली। और जब डर की साइंस विकसित हो जाएगी, सोचने समझने की साइंस नहीं आएगी। फिर समझ में आ रहा है, तो सोचने समझने की साइंस गायब हो गई, रट्टे पर ध्यान ज्यादा रहेगा। फिर रट्टे पर ध्यान रहेगा ना। और कमाल की बात देखिए कि इसी का परिणाम शायद है कि भारत आज तक आजादी के बाद से साइंस में नोबेल नहीं ला पाया है। हम पाकिस्तान की कितनी भी आलोचना कर लें कि आतंकवाद है, ये है, वो तो है ही, ये तो दिख रहा है, मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आजादी के बाद से वहां साइंस में नोबेल आ गया है, कमाल की बात। और हम कहते हैं ज्ञान आधारित महाशक्ति हैं, तो है तो नोबेल लाओ। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, नहीं आया। अब ये तो नहीं कह सकते हम कि नोबेल को नकार रहे हैं हम, कि नोबेल वाले देने वाले देशद्रोही हैं, ये तो नहीं कह सकते।
आपको लॉजिकल होना ही पड़ेगा। अगर आप लॉजिकल नहीं हुए तो ये जो नैप है, एनसीएफ है, इसको बनाने वाले भी इलॉजिकल हैं फिर, है ना। ये किसने बनाई है? हमारी सरकार ने बनाई है। सरकार में बैठे जो आपका प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने बनाई है, तो फिर वो भी गलत हैं। तो आप लोगों को प्रत्यक्ष साइंस आधारित जो डेवलपमेंट है वो करना ही पड़ेगा। लिख लीजिए इसमें एक बार कि जो प्रत्यक्ष है आपका, एक डायरेक्ट परसेप्शन होता है, इसमें डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन होता है जैसे साइंस बेस होता है, उसी साइंस के आधार पर आप क्या करते हो, डायरेक्ट परसेप्शन होता है ना परसेप्शन में। प्रत्यक्ष में मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, सीधा अनुमान, किस चीज का परसेप्शन कर लेना, अनुमान लगा देना, ऐसा होगा। तो वो किस आधार पर बोला गया है? डायरेक्ट परसेप्शन किस आधार पर बोला गया है? अनुभव के आधार पर। अनुभवा, आपको अनुभव होता तो ही तो बता सकते हैं, नहीं? अनुभव होना जरूरी है ना। डायरेक्ट परसेप्शन मतलब अनुभव के आधार पर। और दूसरा है स्मृति। दूसरा आपका प्रत्यक्ष में क्या आएगा? स्मृति, यानी कि रिमेंबर, कोई चीज याद हो आपको, रिमेंबर्ड परसेप्शन, कोई ऐसी चीज याद हो जिसके आधार पर आप परसेप्शन लगा सकते हो कि मुझे याद है उसके आधार पर ऐसा हुआ था, एक अनुभव के आधार पर। बट आपने उसका अनुभव नहीं लिया, आपको याद है, दूसरे के साथ होता हुआ देखा आपने, रिमेंबर्ड आपकी स्मृति में है कि कुछ आधा अधूरा सा है, ऐसा होता उससे। नंबर 2 है आपका अनुमाना। अनुमाना में लिख लीजिए अगर किसी चीज की ऑब्जर्वेशन के आधार पर, किसी चीज को आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, किसी चीज को आपने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज का निरीक्षण कर लिया, और निरीक्षण के आधार पर आपने क्या किया? कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूड कर दिया आपने। निरीक्षण करने के बाद ही कंक्लूजन करोगे ना, गहनता से निरीक्षण करना, समझोगे तभी तो निरीक्षण कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। अगला है उपमाना। उपमाना कौन सा अगला? उपमाना। कंपैरिजन, तुलनात्मक, तुलनात्मक अध्ययन। जैसे हम कहते हैं भूगोल, भूगोल हमारे इतिहास को प्रभावित करता है। एक अनुमान लीजिए, भूगोल हमारे इतिहास को प्रभावित करता है। कैसे करता है? देखिए, इंग्लैंड एक वैश्विक नौसैनिक शक्ति बना, कारण उसका भूगोल था। वो एक आइलैंड है, चारों ओर जल है, और उसकी रक्षा उग्र राष्ट्रवाद से या दूसरे देशों के अटैक से, आक्रमण से नौसेना ही कर सकती है, कर सकती है ना। भूगोल ने क्या किया? उसके इतिहास को प्रभावित किया कि नहीं किया? और उसने साम्राज्य खड़े कर दिए। भारत का भूगोल देखिए, उसका इतिहास कैसे प्रभावित किया। भारत कोई साम्राज्यवादी देश नहीं रहा कभी भी, उसमें हमारा भूगोल भी काम कर रहा था। 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं, 3 ओर से समुद्र से घिरे हैं। तो पहला तो हमारे पास नौसैनिक शक्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं थी हमारे पास, साम्राज्यवादी नहीं हुए। ऊपर हिमालय से घिरे हुए हैं, उसको पार करना बहुत मुश्किल काम था प्रारंभिक समय में, तकनीक विकसित थी नहीं। एक तरफ हिंदू कुश पर्वतमाला थी, अभी तो अलग हुआ पाकिस्तान 47 में, हिंदू कुश पर्वतमाला है, फिर रेगिस्तान है, तो उनको पार करना कितना आसान है क्या? तो हमारा इतिहास बनाया ना कि हमें साम्राज्यवादी नहीं बनाया, ऊपर से हमारा दर्शन आ गया फिर ऐसा ही। तो आपका
फिलोसफी ने भी हमारे इतिहास को प्रभावित कर दिया। तो आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, आप महात्मा गांधी और मार्क्स को जब पढ़ते हो, दोनों ही संपत्ति के बारे में बताते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो संपत्ति है उसका मालिक नहीं है कोई, उसका ट्रस्टी होना चाहिए। और ट्रस्टी क्या करेगा? जन कल्याण में उसको लगाएगा, वो भौतिकता में आकंठ नहीं डूबेगा। बट मार्क्स कहते हैं कि जिसके पास संपत्ति हो भौतिकता में आकंठ डूब जाएगा, और जब डूब जाएगा तो शोषण करेगा। इसलिए संपत्ति का विनाश बहुत जरूरी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि मध्यम मार्गी बनो, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करो, और जिसके पास संपत्ति होगी वो क्या करेगा? जन कल्याण करेगा। तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन किया ना आपने, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दोनों के जो विचार हैं जाति को लेके, एक कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कर्म के आधार पर, और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? नहीं होनी चाहिए। उनके अपने अनुभव हैं, इनके अपने अनुभव हैं, तो कंपैरिजन हुआ ना दोनों का। आजादी गांधी जी भी चाहते हैं और आजादी भगत सिंह जी भी चाहते थे। तो दोनों को पढ़ लीजिए, तो कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो कंपैरिजन। अगला क्या है? अर्थापत्ति। नोइंग थ्रो लिख लीजिए। अगला जो है आपका अर्थापत्ति। नोइंग थ्रो सर्कमस्टांसेस implication, circumstances implication। पहले तो इंप्लीकेशन का अर्थ समझिए। एक बात का दूसरे पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव। एक बात का दूसरे पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव, इसका अध्ययन किया जाएगा। वो कैसा हो सकता है? सर्कमस्टांसिस बेस हो सकता है, परिस्थिति जन्य हो सकता है। परिस्थिति जन्य प्रभाव किसका? एक बात का दूसरी पर। जो परिस्थिति जन्य प्रभाव है वो भविष्य में क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अर्थापत्ति। तीसरा है अनुपलब्धि, नेक्स्ट वाला है अनुपलब्धि। नॉन एग्जिस्टेंस, जो चीजें हैं आपका उसका परसेप्शन करना। अनुपलब्धि में है आपका नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि ऐसी चीजें जो वास्तव में नहीं हैं, जो वास्तव में नहीं हैं, परंतु फिर भी उनके बारे में विचार करना। जो रियल में नहीं है और उनके बारे में विचार करना, तो नए आइडियाज डेवलप होंगे ना। ठीक है, अगला है आपका शब्द, SABDA, शब्द। लास्ट का जो बचता है ये रहता है शब्द। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति का जो टेस्टिमनी होता है, नॉलेज ऑफ टेस्टिमनी, इन सम सिस्टम ऑफ नॉलेज द टेस्टिमनी ऑफ एन एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट है और उसने कोई साक्ष्य पेश किया है, किसी विषय का कोई एक्सपर्ट है और वो कोई साक्ष्य देता है, टेस्टिमनी देता है, तो उसके आधार पर भी आप सीख सकते हो। किसी विषय का ज्ञाता कोई प्रमाण दे, कोई साक्ष्य दे, वो भी तो नॉलेज का एक बेस हो सकता है। जैसे हमारे दार्शनिक तो नॉलेज का बेस नहीं है वो। तो ये क्या है आपका? 6 प्रमाणाज हैं। कितने प्रमाणाज हैं? 6। अब बात आती है फोकस ऑन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड।
नैतिक विकास कैसे होगा बच्चे का? नैतिक विकास होगा कैसे? इसके लिए कहा गया है कि पंचकोशा, जैसे हम कहते हैं ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, जीवन का, फिजिकल का, माइंड का, इंटेलेक्चुअल का, इनर सेल्फ का, आध्यात्मिक विकास इनर सेल्फ कह सकते हो आप। जैसे हम कह रहे हैं ना कि इनर सेल्फ का डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास कह सकते हो। ये 5 कोशा हैं, पंचकोशा, जिसके आधार पर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। कि आपका फिजिकल लेयर, जैसे फिजिकल का कोई टीचर है, क्यों लगाया जाता स्कूल में? ताकि बच्चे के शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जा सके। और आपको पता है कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ दिमाग भी होगा। बच्चा बीमार है तो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। बीमारी में यही तो होता है या नहीं होता? तो आपकी जो एनर्जी है उस पर ध्यान दिया जाए, पोषण पर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, ईश्वर की तरफ ध्यान दिया जाए। इनर सेल्फ में इंटेलेक्चुअल लेयर है, बौद्धिक रूप से आपको विकसित किया जाए। तो नैतिकता कब डेवलप होगी? जब ये जो पंचकोशा हैं इनको शिक्षा में शामिल किया जाएगा। और इसके लिए क्या कहा गया है कि जो हमारे आपका लोकल हीरोज हैं, भारत के जो महान दार्शनिक वे हैं, जो आपका अनुकरणीय लोग हैं, उनको पढ़ाया जाए। तो यानी कि नैतिकता के लिए पंचकोशा, जिसमें उनको बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आपका आध्यात्मिक, माइंड लेयर मतलब मानसिक, आध्यात्मिक और एनर्जेटिक, उन सभी का विकास हो पाए। तो आप जो है ये समझिए, शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। मैंने अभी कहा था टीचिंग अबाउट लोकल हीरोज, पहले ही स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी कि अगर इसके माध्यम से, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो पंचतंत्र की कहानियों से बच्चे को नैतिकता की सीख मिलती है। ज्ञान तो बढ़ता ही है, साहित्यिक समझ तो बढ़ती ही है, उसका शब्दकोश तो बढ़ता ही है, डिक्शनरी जिसको हम कहते हैं वो तो एनरिच होती ही है। इसके साथ साथ हिंदी विषय की समझ बढ़ती है, विषयों की समझ बढ़ती है, और नैतिक विकास बच्चे में ज्यादा होता है। तो आप अगर ये स्टोरी पढ़ाएंगे छोटे छोटे बच्चों को, तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट भी जगेगा उसका। मैम आगे क्या हुआ बताओ, आगे क्या हुआ बताओ, आगे क्या हुआ बताओ। तो आप क्या करेंगे? खेल खेल में शिक्षा दे जाएंगे और उस बच्चे का नैतिक विकास भी कर जाएंगे, उसका मोरल बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उसका। जातक कथाएं हैं, हितोपदेश है, ये सब क्या करेंगी? और बहुत सारी हो सकती हैं, ये तो एक दो एग्जाम्पल है। ये सब क्या करेंगे? उनका नैतिक विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे, भाषाई विकास करेंगे, साहित्यिक विकास करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और सीखने की जो अभिरुचि है उसको भी बढ़ाएंगे। अब आगे क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, प्रश्न पूछने की आपका जो मनोवृत्ति है वो भी बढ़ेगी। जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनेगा ना बच्चा। अगर आप पढ़ा रहे उसको पता ही नहीं किसी चीज का, तो क्या पूछे वो? स्टोरी तो नानी से सुनता है ना, दादी से सुनता है, मम्मी पापा से सुनता है, सुनती है। अब आपका है एनसीएफ एम्स टू इंक्लूड ए सेंस ऑफ बीइंग भारतीय इन चिल्ड्रन एंड इंस्टिलिंग इन देम द वैल्यू ऑफ सेवा। भारतीयता की भावना और सेवा की भावना वो तभी आएगी जब हम भारत को जानेंगे, अपनी लोकल जो टेल्स हैं उनको जानेंगे, अपने जो हीरोज हैं उनको जानेंगे। नहीं तो वो भावना भी डेवलप नहीं होगी। अगर रूसों को पढ़ा दोगे बचपन में तो बच्चा फ्रांस को जानेगा, हीगल को पढ़ा दोगे तो जर्मनी को जानेगा, मैकियावेली को पढ़ा दोगे तो इटली को जानेगा। नहीं,
शेक्सपियर पढ़ा दोगे तो इंग्लैंड को जानेगा। अब आप पढ़ा तो वो रहे हो तो बच्चा तो वही जानेगा, जैसा पढ़ाओगे वैसा बच्चा बन जाएगा। तो भारतीयता की भावना, इंटीग्रेशन, यही तो होगा ना। इंटीग्रेशन की भावना आपके केवी में भी यही होती है और यहां पर भी यही होती है। सेवा का भाव, नेशन के प्रति सर्विस का भाव, नेशन फर्स्ट का भाव। जैसे हम कहते हैं कि भाई आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस ये क्या करती हैं, नेशन फर्स्ट को रखती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भावना विकसित की जाती है, उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती? हमारे अंदर भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों में है नहीं अभी, बट उनको विकसित नहीं किया गया है ना। तो उसको बचपन से ही विकसित किया जाएगा तो बच्चा अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ रहेगा। अगर उनको पढ़ाया जाएगा वो चीजों को, तो वो सेवा, ठीक है। फिर आपका है जो आपका लर्निंग रहेगा, ये जो अप्रोच होगी असेसमेंट की, ये भी 3 टाइप की होगी। अगर आप लर्निंग असेसमेंट देखेंगे, मूल्यांकन, ये आगे चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, नहीं एरोज तो यहाँ है, चलो कोई इशू नहीं, खत्म होने वाला है। असेसमेंट जो होगा मूल्यांकन, तो ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, यानी कि लोकतांत्रिक टाइप का मूल्यांकन होगा। दूसरा, इसी में कहा गया है कि जो क्लास 2 है, जो क्लास 2 है आपका, कौन सी क्लास 2, तो जो क्लास 2 है यहां तक असेसमेंट नहीं किया जाएगा, बच्चे को मानसिक रूप से दबाया नहीं जाएगा, क्लास 2 तक असेसमेंट छोड़ दिया गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो मैथमेटिक्स है, उसके डर को दूर करने की कोशिश की गई है। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, असेसमेंट के नाम से, मैथ के नाम से सब भागते हैं, है ना। कितने बच्चे आप में से जो मैथ से डरते हैं? 1 2 3 4 और एक मैं 5, है ना। तो मैथ से डर, तो अब आपको मैथ से डर है, आप तो सीख ही नहीं पाओगे। और स्कूल किस लिए गए हो? सीखने के लिए। तो स्कूल का पर्पज ही व्यर्थ हो गया। बस आप स्कूल जाने के लिए स्कूल जाते हो कि घर वाले ना पीट दें, टीचर ना पीट दें, इसलिए स्कूल जाना। कोई स्कूल जाना होता है? स्कूल जाने का मतलब सीखना। अब इसको फिजिकल के साथ सिखाया जाएगा, मैथ को हिस्ट्री के साथ सिखाया जाएगा। वो तकनीक विकसित की जा रही है कि खेल खेल में बच्चा मैथ सीखे और स्टेज वाइज सीखे। वैसे मैथ साइंस है कि आर्ट है? प्राय क्या माना जाता है मैथ को, आर्ट या साइंस? है तो बोथ, पर प्राय उसको टीचर जो है आर्ट के तौर पर ही लेते हैं, क्योंकि उसका डेली यूज बहुत होता है। जैसे हम आपका वेदिका का निर्माण करते हैं हवन में, तो वेदिका में क्या चाहिए आपको? जियोमेट्री के यूज होते ना, जियोमेट्री के यूज होंगे ना। तो जिसको जियोमेट्री आती है वो हवन की वेदिका भी सही बनाएगा। तो डेली लाइफ में क्या यूज है उसका, उससे आपकी तर्क की क्षमता कितनी बढ़ेगी, आप कितना लॉजिकल सोच पा रहे हैं, कितनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। तो उस टाइप में मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग टाइप में, जिससे आपकी सोचने की क्षमता ज्यादा विकसित हो सके, तर्क की क्षमता ज्यादा विकसित हो सके। तो मैथ को डराया नहीं जाएगा। हमारे मन में यही था कि हमने तो मैथ नहीं सीखा, बच्चों को जरूर सिखाएंगे। पर बच्चा अगर कभी हमसे पूछ लेगा तो फिर तो बेइज्जती रोज करेगा। नहीं, वो परसेंटेज पूछेगा, हम कहेंगे नहीं नहीं आती,
और जियोमेट्री अर्थमेटिक आपका बीजगणित वगैरह आएगा तो उसमें तो और गायब हो जाएंगे। बस पाई का मान का पता है, किसने दिया वो पता है, बट वो कैसे निकलेगा उसका नहीं पता। तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो जीवन पर्यंत भय रहता, देख लीजिए, खुद तो भय में रही रहे, बच्चे और बेइज्जती ना करते इस भय में भी जियोगे। तो मैथ कितना बड़ा भय है कि नहीं है? आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में है, बट 8वीं 9वीं 10वीं मैथ पकड़ा दिया, पहली से 10वीं तक पढ़ो, अब इसको सोचने का भाव विकसित नहीं होता। तो ये भाव विकसित किया जाएगा। उसके बाद है 5 वेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग 5 प्रकार से, 5 वे हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो एनसीएफ अगर आप पढ़ोगे तो वही बच्चा समझ पाएगा जिसको साइकोलॉजी की समझ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो 5 वे हैं, लिख लीजिए। पहला है डिस्कवरी, खोज विधि। क्या है? डिस्कवरी, खोज विधि। डिस्कवरी मेथड, खोज विधि। पहला समझ में आया कि भाई खोज करके पढ़ना, डिस्कवरी करना, स्वयं खोजना। टीचर का भी उद्देश्य ये हो कि बच्चों को इंक्वायरी के लिए, खोजने के लिए प्रेरित करे, उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति विकसित करे। अगला लिखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग। गेने क्या कहते हैं? गेने या गेगने भी कह देते हैं कई बार। तो उसमें समस्या समाधान विधि को सबसे उत्तम माना गया ना सीखने में। सीखने में आपका वो सबसे उत्तम माना गया है कि समस्या समाधान, क्रिटिकल आपका थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे में, समस्याओं का समाधान कर पाएगा बच्चा, जीवन में कामयाब रहेगा। सबसे उत्तम सीखना है। नंबर 3 लिखिए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड आगमनात्मक, इंडक्टिव इंडक्टिव छोटे बच्चे बहुत सीखते हैं इससे, इंडक्टिव मेथड से। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? जैसे ज्योति प्राइमरी को पढ़ाएगी, ज्योति नाम है ना, ज्योति प्राइमरी को पढ़ाएगी तो क्या कहेगी? बच्चों आज मैं आपको नाउन बताऊंगी, संज्ञा बताऊंगी। तो क्या कहेगी? आपका नाम क्या है? तो क्या कहेगा? मेरा नाम ये है, या मेरा नाम वो है, जो भी कहेगा। मेरा नाम राम है, मेरा नाम रहीम है, मेरा नाम ज्योति है, मेरा नाम एकता है, मेरा नाम संदीप है। नहीं, कोई तो नाम बताएंगे बच्चे अपना। तो क्या कहेंगे कि देखो यही तो संज्ञा होती है। पहले आपने क्या किया? उदाहरण लिए, और उदाहरण से क्या बना दिया? नियम बना दिए। तो पहले आपने विशेष बताया, विशेष से क्या किया आपने? सामान्य कर दिया उसको। इसमें क्या रहता है? खोज विधि भी शामिल है, स्वयं करना भी है। यानी कि स्वयं करने का मतलब है स्वयं अनुसंधान करेंगे बच्चे, अनुसंधान को प्रेरित करना है बच्चों में। सीखने का अच्छा मेथड है ना। तो ये आपका इंडक्टिव, उदाहरण दे करके विशेष से सामान्य की तरफ करेंगे। फिर डिडक्टिव, पहले आप नियम समझा देंगे बच्चों, संज्ञा ये होती है, पहले संज्ञा के बारे में सब बता देंगे और फिर उदाहरण देंगे। नियम से उदाहरण की तरफ, पहले उसको सामान्य कर देंगे और फिर विशेष की तरफ ले जाएंगे, फिर आपको उसको विशेष की तरफ ले जाएंगे। तो बड़े बच्चों के लिए कामयाब रहता है। जो बड़ा बच्चा होता है वो कामयाब रहता है। बहुत अनुसंधान का स्कोप नहीं होता, स्वयं करके सीखने के बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होते। ये टीचर सेंटर्ड होती है और ऊपर वाली
स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ये छोटी कक्षाओं में, ये बड़ी कक्षाओं में। समझ में आया? तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। फिर है मल्टी लेवल, 4 पे मल्टी लेवल टीचिंग। जब एक लेसन को एंटायर ग्रुप को पढ़ा दिया जाए, भाई आज बॉक्सिंग के बारे में बताएंगे, 5वीं 6वीं को इकट्ठा कर लो, ऐसा होता था ना कई बार, 5 क्लास और 6 क्लास को इकट्ठा कर लो, तो आपको क्या बताएंगे? बॉक्सिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो एंटायर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है? मल्टी लेवल या मल्टी क्लास भी हो सकता है। और लास्ट इसमें आता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल मतलब उपचारात्मक, निदानात्मक। अब कोई समस्या है भाई, उसका समाधान कर देंगे। बच्चा पिछड़ा है तो उसको अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है? तो सिखाने पर जोर है मतलब। और 2 प्रकार का असेसमेंट बताया गया है, जैसे 3 प्रकार की विधि थी आपका, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। इसको जो है फॉर्मेटिव और सुमेटिव, ये 2 प्रकार का मेथड है। अगर आपसे पूछ ले तो वो तीनों जो है फॉर्मेटिव और सुमेटिव में शामिल होंगे। किस में शामिल होंगे? फॉर्मेटिव और सुमेटिव में। मतलब सुमेटिव में ये रहता है कि जो बच्चा होता है, सुमेटिव में जो बच्चा होता है, जैसे उसका जो यूनिट पढ़ा दी, यूनिट के बाद टेस्ट होगा। जैसे वो 1 महीने में भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। भाई हम बच्चे एक यूनिट पढ़ेंगे और यूनिट के बाद टेस्ट लेंगे। सुमेटिव में ये रहता ना कि भाई 1 महीने में भी टेस्ट हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और कोई प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद भी हो सकता है, यानी कि अंत में होता है। किस में होता है? सुमेटिव में। फॉर्मेटिव में लगता है कि जो बच्चा है, बच्चा साथ साथ में अपनी वीकनेस और जो स्ट्रेंथ होती है उसको समझता चलता है कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस होगी तो क्या करेगा? टीचर उसकी वीकनेस को पकड़ लेगा और उसको साथ साथ समझाता चलेगा। अंत में नहीं, साथ साथ। मतलब जहां बच्चा संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया, टीचर वहीं उसको ठीक कर देगा, टीचर वहीं उसको डायरेक्शन दे देगा। तो ये फॉर्मेटिव मेथड होता है। समझ में आया? तो ये आपको जो है क्या है आपका, एक बार नीचे उसको बोल दीजिए उनको, नंदनी मैम को। हाँ फॉर्मेटिव, हाँ फॉर्मेटिव साथ साथ, मतलब हाँ साथ साथ में हो सकता है कि ओरल भी हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट लास्ट में मतलब यूनिट के एंड में, मतलब यूनिट के एंड में आपका मतलब कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवा लिया आप लोगों ने, ईयरली आपका हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली हो गया या मंथली हो गया। मंथली टेस्ट जिसको हम कहेंगे कि मंथली टेस्ट का प्रावधान कर दिया। जैसे हम वीकली टेस्ट लेते हैं कि जो पढ़ाया गया है उसका सैटरडे को टेस्ट होगा, ऐसे मतलब। ठीक है, तो ये जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कर दीजिए।